So now let's move on to studying the electrostatics of conductors. अब कंडक्टर्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मेटल फ्रीली मूव कर सकते हैं एज डिपिक्टेड इन दिस डायग्राम. इसकी बस एक रिस्ट्रिक्शन है कि मेटल के बाहर नहीं जा सकते, मेटल के अंदर कितना भी घूम सकते हैं. दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ अ कंडक्टर. नाउ लेट्स सी बेसिकली व्हाट हैपेंस अगर हम इसमें एक फील्ड लगाएं. तो मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू अप्लाई अ फील्ड from the right hand side to the left hand side, which basically means negative x direction में मैं एक फील्ड लगाने वाला हूं. तो यहां देख सकते हो मैंने नेगेटिव x डायरेक्शन में एक फील्ड लगाया है एज इंडिकेटेड बाय दोस ग्रीन एरोस. तो वो पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन से नेगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन की तरफ फील्ड लगाया हुआ है. व्हाट यू कैन सी इज हैपनिंग टू द इलेक्ट्रॉन्स. वो इलेक्ट्रॉन्स जो पहले रैंडमली मूव हो रहे थे अब सब एक लाइन में मूव हो रहे हैं. और वो कैसे मूव हो रहे हैं, दे आर मूविंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं. तो वो अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होते तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते. वो नेगेटिवली चार्ज हैं इसीलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इनसाइड अ कंडक्टर. फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो यूजुअली रैंडमली मूव करते हैं बट फील्ड लगाने पर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. अब हम ये देखते हैं कि कंडक्टर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं व्हेन इट इज सब्जेक्ट टू सम इलेक्ट्रिक फील्ड. So the first property is that inside a conductor, the electrostatic field is always zero. Let's see why this happens. तो अगर हम एक कंडक्टर ले लें, we know that what is going to happen is initially जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो randomly distribute होंगे, right? And they are free to move within the electron, right? Free to move within the surface and the interiors of the conductor, right? Now external field लगाने पे the first thing that will happen is उस external field का इन इलेक्ट्रॉन्स पे एक इफेक्ट होगा. वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सारे एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट जाके एक तरफ आ जाएंगे और सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स दूसरी तरफ आ जाएंगे. और उसकी वजह से व्हाट विल हैपन इज देयर इज एन ऑपोजिट डायरेक्शन में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज क्रिएटेड. ये क्यों आ रहा है, क्योंकि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्री टू मूव थे वो सारे एक तरफ आ गए और दूसरी तरफ सारे पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आ गए. इसकी वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इंटरनल फील्ड आ गया. तो बाहर का एक्सटर्नल फील्ड और अंदर का इंटरनल फील्ड ये दोनों एक दूसरे को अपोज करके कैंसिल कर देते हैं एंड दैट इज व्हाई द फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो. दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर को अगर मैं लूं उसके सरफेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होना चाहिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा एवरी पॉइंट पर. सो इन शॉर्ट आप कोई भी सरफेस ले, जैसे यहां देख सकते हैं हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द टेंजेंट एट द सरफेस. ऐसा क्यों है? सो लेट्स प्रूव दिस बाय कॉन्ट्रडिक्शन. मान के चलो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस नॉर्मल नहीं है, टेढ़ी डायरेक्शन में, जैसे यहां आप देख सकते हैं. तो उसका मतलब क्या होगा, अगर आप एक चार्ज Q लो, राइट, उस पर एक टेंजेंशियल फोर्स होगा. तो व्हाट विल हैपन इज उस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से वो चार्ज Q मूव करना चाहेगा. बट वी नो दैट इन रियलिटी ये कभी होता नहीं है. चार्ज कभी बाहर नहीं निकल पाता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि कंडक्टर की खासियत ये होती है कि चार्ज इज ऑलवेज रेस्ट्रिक्टेड टू द मेटल. इसका मतलब ये है कि दिस assumption that electrostatic field can be in a non-normal direction वो गलत है. नॉर्मल ही होना पड़ेगा at the surface of a charged conductor. So let's do a concept test based on what we just studied. तो आपको यहाँ पे एक कंडक्टर दिया गया है और कंडक्टर के लिए 4 पॉसिबल फील्ड लाइंस ड्रॉ की गई हैं. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. ये चारों ऑप्शंस हैं और आपको बताना है कि इन चारों में करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कंडक्टर के लिए कौन सा है. सो इफ यू लुक एट इट, ए और बी पॉसिबल नहीं है बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज दोनों ए और बी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं थ्रू अ कंडक्टर, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो गया इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर सकता. सो ए एंड बी आर ऑब्वियसली इनकरेक्ट. अब सी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है बट द प्रॉब्लम इज वो उस पॉइंट पे नॉर्मल नहीं है, राइट.
और हमने पढ़ा है कि सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलरली एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कभी नॉन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कभी एंटर नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है द करेक्ट ऑप्शन इज डी, क्योंकि उसमें ना अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है और सरफेस पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सरफेस के नॉर्मल है और परपेंडिकुलर है। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट कंडक्टर के अंदर कभी एक्सेस चार्ज हो ही नहीं सकता इन अ स्टैटिक सिचुएशन। लेट्स सी व्हाई दिस इज ट्रू। सो लेट्स टेक अ कंडक्टर जिस पे सरफेस चार्ज लगा हुआ है और हम ये देखना चाहते हैं कि सरफेस चार्ज अंदर क्यों नहीं जा सकता। नाउ फॉर दैट वी विल टेक अ स्मॉल एलिमेंट इनसाइड दिस, राइट। अब हम जानते हैं कि ऑन द क्लोज सरफेस जो इस वॉल्यूम एलिमेंट को बाइंड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो है। सो ऐसे इनफैक्ट बहुत सारे क्लोज सरफेस लूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो है। ये क्यों? क्योंकि हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। तो इसका मतलब हर छोटे एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो है, राइट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो है, गॉस लॉ से हम ये कह सकते हैं कि चार्ज एनक्लोज्ड इज जीरो। इसीलिए सारा एक्सेस चार्ज जो है वो सरफेस पे अगर हमने डाल दिया तो सरफेस पर ही रहेगा, अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि अंदर हमेशा फील्ड जीरो होता है। इसीलिए हर एलिमेंट का गॉस लॉ से क्यू एनक्लोज जीरो ही होगा। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो पिछले प्रॉपर्टी का कॉन्सिक्वेंस है कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट है। ये क्यों? काफी ऑब्वियस है। अगर अंदर का फील्ड जीरो है, इसका मतलब ई होता है माइनस डीवी बाई डी आर। ये रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का। दिस मीन जीरो इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, जो तभी हो पाएगा अगर वी कांस्टेंट है। दिस मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अगर चार्ज कंडक्टर है उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इन द नॉर्मल डायरेक्शन। एन कैप स्टैंड्स फॉर द यूनिट वेक्टर इन द नॉर्मल डायरेक्शन। ये क्यों? लेट्स सी। सो हम कोई भी कंडक्टर ले लें जिसपे चार्ज है, हमने ये तो पढ़ लिया कि चार्ज सारा सरफेस पे ही होगा, अंदर नहीं हो पाएगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। नाउ हम एक सरफेस पे एक छोटा सा गॉसियन सरफेस लें, राइट, जो एनक्लोज करता है एक स्मॉल एलिमेंट, राइट। व्हाट दिस बेसिकली मींस इज दैट गॉस लॉ से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल ई डॉट डी एस हैज टू बी क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई क्योंकि उस छोटे एलिमेंट के लिए कांस्टेंट होगा, उसको मैं बाहर ले सकता हूं। ई इंटीग्रल डी एस इज क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डेल्टा एस, अब क्यू इन क्या होगा? क्यू इन होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ दैट एलिमेंट, दैट वुड बी सिग्मा डेल्टा एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब डेल्टा एस दोनों जगह कॉमन हो जाएगा, कैन गेट कैंसिल्ड, हेंस ई इक्वल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो हेंस गॉस लॉ की कॉन्सिक्वेंस की वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन ही होगा। ये हमने सेकेंड प्रॉपर्टी में देख लिया था। Hence E is equal to sigma by epsilon naught n cap. So let's now study a phenomenon called as electrostatic shielding, जो कंडक्टर के अभी अभी हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसका इस्तेमाल करता है। सो वी नो दैट कंडक्टिंग बॉडी की खासियत ये होती है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, उसकी वजह से पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो उसके अंदर मैं कैविटी ले लूं, राइट, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। उसके अंदर टोटल चार्ज हैज टू बी जीरो, क्योंकि अगर उसके अंदर चार्ज रहा तो कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो कैविटी का जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज है इट हैज टू बी जीरो अगर वो कैविटी कंडक्टर के अंदर है। तो दिस मीन्स उस कैविटी में उसके अंदर मैं एक चार्ज बॉडी भी रख दूं, व्हाट विल बेसिकली हैपन इज उस कैविटी के सरफेस पे थोड़े नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और बाहर के सरफेस पे थोड़े पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे। ये इस तरीके से होगा सो दैट कैविटी का जो नेट चार्ज है प्लस क्यू इज न्यूट्रलाइज बाय द नेगेटिव चार्ज इन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द कैविटी। तो इसका मतलब क्या है? जो ब्लू नेगेटिव चार्जेस दिख रहे हैं वो उसका टोटल एग्जैक्टली प्लस क्यू के बराबर होगा, ताकि कैविटी का जो नेट चार्ज है वो जीरो हो, जिससे ये एंश्योर होगा कि कंडक्टिंग बॉडी के अंदर ई जीरो हो जाए। सो व्हाट दिस बेसिकली मीन्स इज दैट एक रीजन है जहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें मैं एक कैविटी वाला कंडक्टर रख दूं। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज उस कैविटी के अंदर मैं कोई भी चीज रखूं, राइट,
it is going to remain safe in the external electric field, क्योंकि there is going to be no field that is going to affect the internal cavity, because field inside that is always going to be zero. So इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इस बाहर के चार्जेस से अंदर की चीज को प्रोटेक्ट कर रहा हूं, which is why this way of using a cavity inside a conductor is called electrostatic shielding. So let's do a few concept tests to test your understanding of this lesson. So there are two parts to this question. पहला पार्ट ये है कि ऑर्डिनरी रबर तो इंसुलेटर होता है, बट एयरक्राफ्ट के जो रबर टायर्स हैं उनको कंडक्टिंग बनाया जाता है, ऐसा क्यों, राइट? एंड द सेकंड पार्ट इज अ बर्ड एक हाई पावर लाइन पे बैठा हुआ होता है. मेनी ऑफ यू माइट हैव सीन कि ट्रांसमिशन लाइंस पे देयर आर मेनी बर्ड्स दैट आर सिटिंग, राइट? और उस ट्रांसमिशन लाइन की काफी हाई वोल्टेज होती है, बट फिर भी बर्ड को कुछ नहीं होता है. बट अगर इफ एनी मैन टचेस दैट, उसको इलेक्ट्रिक्यूशन होता है और फेटल भी होता है. कभी कभी डेथ्स आर ऑल्सो कॉस्ट. ऐसा क्यों है कि बर्ड को कुछ नहीं होता है बट मैन गेट्स इलेक्ट्रिक्यूटेड? तो द आंसर टू द फर्स्ट थिंग इज, रबर टायर्स को कंडक्टिंग इसलिए बताया जाता है क्योंकि जब एयरक्राफ्ट लैंड होता है देयर इज फ्रिक्शन, एंड वी हैव स्टडीड दैट फ्रिक्शन की वजह से चार्ज क्रिएट होता है, राइट? देयर इज फ्रिक्शनल चार्ज दैट इज प्रोड्यूस्ड. तो अगर वो कंडक्टिंग ना रहे तो स्टैटिक चार्ज बचा होगा, विच विल लीड टू प्रॉब्लम्स, बिकॉज वो फील्ड क्रिएट होता है जो एयरक्राफ्ट सिग्नल्स को अफेक्ट कर सकता है. उस चार्ज को डिसिपेट करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए स्पेशल रबर टायर्स को स्लाइटली कंडक्टिंग बनाया जाता है. एंड सेकेंड is a bird basically does not get electrocuted क्योंकि बर्ड के जो दोनों पैर है सेम पोटेंशियल पे है. वो पूरी वायर की एक ही पोटेंशियल होती है, और करंट तभी फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस अगर ना हो तो करंट कभी फ्लो नहीं होता. एंड दिस इज समथिंग यू विल अंडरस्टैंड इन द लेसन ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी. और पोटेंशियल अगर सेम है तो व्हाट दैट मीन्स इज देयर विल बी जीरो करंट पासिंग. जबकि एक मैन जब उस सेम लाइन को टच करता है, उसका पैर जमीन पर है बट हाथ टचेस द वायर जो हाई पोटेंशियल पे है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसकी बॉडी के थ्रू एक करंट आती है विच लीड्स टू फेटल शॉक्स.